फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस करें प्रीलिम्स के लिए। तो सीधे मैं आपके मेंस के पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ और आज मैं आपसे दो एडिटोरियल डिस्कस करूँगा। ये दोनों एडिटोरियल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मेंस के आंसर लिखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल होगा। पहली बात तो है जो आपके सोसाइटी के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, जो हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। इसके साथ ही आप में जो आपके जो ज्योग्राफी में जनसांख्यिकी लाभांश वगैरह के टॉपिक हैं उसमें, तो हर जगह पे ये आर्टिकल आपकी मदद करने वाला है। देखिए, इस आर्टिकल को लिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया से और इसका शीर्षक है लॉन्गेविटी गैप। अब देखिए, इसमें जीवन प्रत्याशा और गरीबी, इन दोनों के बीच के संबंध को बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से जिन जगहों पे गरीबी ज़्यादा होती है वहाँ पे जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है। तो बताया जा रहा है कि भारत की वर्तमान में जो जीवन प्रत्याशा है वो 69.4 है, जबकि यहीं पे 1970-75 में हमारे भारत की जो जीवन प्रत्याशा थी वो 49.7 थी। देखिए, जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि कोई व्यक्ति, यह कह लीजिए भारत में एक व्यक्ति औसत कितने समय तक जीवित रहता है। तो पहले कह लीजिए 1970-75 में भारत का कोई व्यक्ति लगभग लगभग 50 साल की उम्र तक जीवित रहता था, यानी 49 वर्ष और 7 माह के आसपास। हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग 50 वर्ष की आयु तक व्यक्ति जीवित रहता था। अब ये बढ़ के लगभग लगभग 70 वर्ष के पास पहुंच गई है, 69.4 पहुंच गई है। तो काफी अच्छा हमारा सुधार हुआ है पिछले 20 वर्षों में। लेकिन देखिए, जापान जो है 1960 में इस स्तर पे था, जहां हम आज खड़े हैं वहां पे जापान 1960 में था और चीन इस स्तर पे 1990 में पहुंच गया था। फिर देखिए, आगे राइटर बताते हैं कि गरीबी और जीवन प्रत्याशा के बीच की कड़ी भारत की कहानी को देखते हुए काफी स्पष्ट है। यानी कि जो गरीबी और जीवन प्रत्याशा के बीच के संबंध है वो जब हम भारत को देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। जैसे कि दिल्ली है, केरल है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी की घटनाएं कम होती है। देखिए, एक होती है ना एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, जिसके अंतर्गत कह लीजिए लोगों को भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज्यादा जो गरीबी की स्थिति होती है। तो इस तरह की घटनाएं जाहिर सी बात है केरल जैसे राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में कम दिखाई देती हैं। और इसकी वजह से क्या है कि इन जगहों पे क्योंकि देखिए गरीबी कम है। अच्छा, बहुत ही सिंपल सी बात है, गरीबी जो है कम होगी अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी या फिर अत्यधिक गरीबी की घटनाएं कम होगी। इसका मतलब है लोगों को अच्छा पोषण मिल पा रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल पा रहा है। इसके साथ ही लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल पा रही होंगी, इसीलिए तो वहां पे इतनी ज्यादा पॉवर्टी नहीं है। देखिए, अगर हेल्थ फैसिलिटीज कहीं पे नहीं होती हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है, चलिए मान लेते हैं मिडिल क्लास से है या फिर कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, और जैसे ही वो बीमार हुआ उसका सारा पैसा अगर हेल्थ में खर्च हो गया तो ऐसे में क्या होता है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला जाता है। तो अगर हेल्थ फैसिलिटीज कहीं पे अच्छी हैं, कहीं पे लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी कि वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे राज्यों में लोग ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे। तो इन राज्यों की जीवन प्रत्याशा अच्छी है। वहीं पे छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ये सब क्योंकि गरीब राज्य हैं तो इनकी जीवन प्रत्याशा भी नीचे है। अब भारत की मौजूदा आर्थिक कठिनाइयां जो हैं गरीबी के खिलाफ लड़ाई में पीछे मुड़ रही हैं, यानी कि हम लोग एक तरह से जो गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई है उसमें कमजोर पड़ रहे हैं। और गरीबी जो है जीवन प्रत्याशा को ट्रैक करने के लिए या जीवन प्रत्याशा का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यानी कि अगर आपके यहाँ गरीबी बढ़ेगी तो आपके यहाँ जीवन प्रत्याशा निश्चित रूप से कम होगी। नेपाल और बांग्लादेश देखिए जो है भारत की तुलना में पहले बहुत पीछे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत को भी इस दिशा में प्रयास करना है। गरीबी की घटनाओं के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुंच भारतीय राज्यों को अलग करने वाला एक समान महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। यानी कि गरीबी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ये भी एक बड़ा कारक है जिसकी वजह से किसी जगह पे जो जीवन प्रत्याशा है वो कम या ज्यादा होती है। यानी कि अगर किसी जगह पे मातृ मृत्यु दर ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, जाहिर सी बात है जब ज्यादा लोग पहले ही मृत्यु का शिकार हो जा रहे हैं, पहले ही उनकी मृत्यु हो रही है, तो जाहिर सी बात है जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी। क्योंकि जीवन प्रत्याशा तो हम लोग एवरेज करके निकालते हैं कि मान लीजिए एक राज्य में 100 लोग थे, तो ये 100 लोग जितना अलग अलग समय तक, कोई 70 साल तक जीवित रहा, कोई 65 तक जीवित रहा, कोई 35 तक ही जीवित रहा, तो इस सब को जोड़ के और इसका जो हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं वो उस राज्य की जीवन प्रत्याशा होती है।
तो जब कहीं पे माँ जो कम उम्र की होती हैं, शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जीवन प्रत्याशा कम होगी। तो अब देखिए केरल में क्या है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है या फिर शिशु मृत्यु दर होती है, वो 1000 जीवित जन्मों पे केवल 7 है। दिल्ली में 13 है, तमिलनाडु में ये 15 है, मध्य प्रदेश में 48 है और यूपी में 43 और असम में 41 है। यानी कि जाहिर सी बात है कि यूपी, एमपी, असम ये राज्य जहाँ पे जीवन प्रत्याशा की स्थिति बुरी है, वहां पे ये जो बाल मृत्यु दर वगैरह है ये भी बहुत ज्यादा है। बाल मृत्यु नहीं, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है। फिर देखिए कोविड महामारी ने अब इसके लिए क्या अभी हमारे लिए संकट खड़े किए। देखिए कोविड महामारी से पहले हमारे पूरे देश में टीकाकरण वगैरह के जो लगातार अभियान चला करते थे, लोगों को पोषण की सुविधाएं दिया करती थी, जैसे कि मिड डे मील हो गया। तो अब जब स्कूल्स बंद हैं तो मिड डे मील बंद है, टीकाकरण की सुविधाएं बंद हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि भारत के लिए एक समस्या आ रही है कि आगे आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चे हैं, जो लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, जिन्हें पोषण नहीं मिल पा रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये कमजोर हो जाए और भारत में ये लोग ज्यादा बीमार रहने लगे, ज्यादा मृत्यु होने लगे। ऐसे ही जो दिल की बीमारियां, कैंसर, टीबी, इन सब की सर्जरी वगैरह नहीं हो पा रही है कोविड की वजह से, तो ये भी एक समस्या है। आय और देखिए आय और आजीविका की हानि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड के समय में लोगों की आय कम हुई है और आजीविका चली गई है। तो इससे जो भोजन और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी लोगों को कम मिल पा रहे हैं और जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही आपका स्वास्थ्य बनेगा। तो क्योंकि लोगों को जो अच्छा भोजन है वो अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से भारत की जो जीवन प्रत्याशा की स्थिति है, भारत में जो गरीबी की स्थिति है, इसमें कुछ कह लीजिए डाउनग्रेड हो सकता है, इसमें कुछ कह लीजिए कमियां आ सकती हैं। अब इन असफलताओं को बेअसर करने के लिए यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है कि जोरदार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की जाए, यानी कि बहुत तेजी से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये लोगों तक पहुंचाई जाए, बहुत तेजी से लोगों को न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाया जाए। अधिकांश भारतीय राज्यों में यूपी और बिहार जैसे कुछ राज्यों को अगर हम लोग छोड़ दें तो अधिकतर राज्यों में क्या है, जो कुल प्रजनन दर है प्रतिस्थापन स्तर के नीचे गिर गई है। यानी कि अब हमारे यहाँ अधिकतर राज्यों में जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो उतनी ज्यादा तेज नहीं रह गई है, यूपी और बिहार की अगर बात छोड़ दें। बेहतर संस्थागत सेवाओं और कम बच्चों में निवेश करने वाले परिवारों के साथ मिलकर कुपोषण और आईएमआर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर, तो अगर हम लोग अच्छी संस्थागत सेवाएं दें, यानी हॉस्पिटल वगैरह अच्छे से लोगों को प्रोवाइड करें, और क्योंकि अब परिवार देखिए कम बच्चों में निवेश मतलब कि अब परिवार जो है कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो ये दो अच्छी चीजें हैं। एक तो संस्थागत सेवाएं हम लोग बेहतर कर सकते हैं, दूसरा परिवार जो है वो कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो इसकी मदद से क्या हो सकता है, एक तो कुपोषण जैसी समस्याओं से लड़ा जा सकता है, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन दिलाया जा सकता है, दूसरा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी गिर सकता है। क्योंकि जब देखिए अस्पतालों में बच्चों का जन्म होता है तो वहां पे जो बच्चों की मृत्यु होने की संभावना होती है वो काफी कम हो जाती है। जबकि केंद्र गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर बड़ा दाव लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने गरीब लोगों को बीमा की सुविधा बहुत अच्छे से देने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हर गांव में डॉक्टर की उपलब्धता हो, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सेवाएं सभी को उस स्थान पे मिल सके जो वो जहां वे रहते हैं, क्योंकि केवल बीमा से कुछ नहीं होगा जब तक आप डॉक्टर के पास तक पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कई सारी जो लगातार भारत में सरकारें आई हैं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत अनदेखी की है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी अपना इलाज कराने नहीं जाना चाहता, तो इसको तत्काल सही किया जाना चाहिए, ये जो व्यवस्थाएं इनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन जब तक भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है, जब तक हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करते हैं, तब तक हम लोग लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए निवेश नहीं कर पाएंगे अस्पतालों वगैरह में, और इससे फिर लोगों की जो स्वस्थ रहने की क्षमता है, लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है वो अच्छी नहीं होगी। अब देखिए अगला आर्टिकल आज का हमारा है यूनाइटेड नेशन की जो अभी बैठक हुई है 75वीं वर्षगांठ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक हुई है इसके ऊपर ये आर्टिकल है। देखिए ये जो आर्टिकल है, ये जो एडिटोरियल है द हिंदू का है, और ये क्या बताता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस लिए हुई थी, कि जो सभी देश हैं वो मिलके एक लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यानी कि विश्व में शांति, सुरक्षा, विश्व में कल्याण, इन सभी लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश मिलके प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की
स्थापना हुई थी। अच्छा, जब कई देश मिलके एक साथ किसी गोल को, जैसे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से जब कुछ लक्ष्य बनाए जाते हैं, चाहे वो जलवायु के हों, चाहे वो सतत विकास के हों, और विश्व के कई सारे देश मिलकर आपस में मिलकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो मल्टीलैटरलिज्म की भावना है, ये कहीं ना कहीं अब विश्व में कम होती दिख रही है। यानी कि अब विश्व के सभी देश अपने अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और जो विश्व के एक कॉमन गोल होना चाहिए, विश्व के जो एक कह लीजिए सभी देशों का जो एक लक्ष्य होना चाहिए, उसकी तरफ से ध्यान हट रहा है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जलवायु परिवर्तन है, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ पीछे हट गया पेरिस समझौते से। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब कोई देश पीछे हट जाएगा, अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियां आएंगी, तो ये यही बता रही है कि अलग अलग देश अब अपने बारे में पहले सोच रहे हैं, और जो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं विश्व के, जिनको सभी देशों को साथ मिलकर लेकर चलना चाहिए, उनके बारे में कम ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी बारे में यहाँ पे पता चलेगा हम लोगों को इस एडिटोरियल में कि इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में क्या क्या हुआ, क्या क्या परिणाम निकले। तो देखिए, एनिवर्सरी ये किस समय पे हुई है? ये एनिवर्सरी एक ऐसे समय पे आती है जब विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। जो विश्व में मल्टीलैटरलिज्म की भावना थी वो कम होती जा रही है। कोरोना की महामारी से क्या हुआ है कि विश्व में 1930 के बाद एक बार दोबारा इतनी बड़े पैमाने पे मंदी देखी गई है, इतनी ज़्यादा मंदी देखी जा रही है। मंदी का मतलब होता है मांग की कमी। विश्व में जब मांग की कमी हो जाती है, रोजगार वगैरह जाने लगते हैं, तो विश्व में इतनी बड़ी मंदी देखी जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है, जब मंदी वगैरह आ रही है तो हमारे लिए जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य वगैरह है, उनको प्राप्त करना और ज़्यादा कठिन होता जा रहा है विश्व के लिए। अब देखिए, चैलेंज टू मल्टीलैटरलिज्म क्या है? यानी कि जो विश्व में एक तरह से जो बहुपक्षीय संवाद होता रहता है, हिंदी में कह सकते हैं, जो बहुपक्षीय संवाद होता रहता है देशों के बीच में, जिसकी मदद से देश एक कॉमन गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे विश्व के लिए कुछ अच्छा हो सके। तो इस मल्टीलैटरलिज्म को चैलेंज क्या है, क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? देखिए, इसमें यह बताया गया है कि ये चुनौतियां ऐसे देशों से सामने नहीं आ रही हैं जो मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे पहले से। यानी बहुत से ऐसे देश हैं जो यूएन को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये चुनौतियां वहाँ से ज़्यादा नहीं आ रही हैं, बल्कि ये चुनौतियां उन लोगों से आ रही हैं, उन देशों से आ रही हैं जो कभी सबसे बड़े स्टेक होल्डर, सबसे बड़े शेयर धारक रहे हैं इस पूरे मल्टीलैटरल सिस्टम के। यानी कि ऐसे देश जिन्होंने इस मल्टीलैटरल सिस्टम को शुरू किया था, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो इन्हीं देशों से आज इस मल्टीलैटरलिज्म को चुनौती मिल रही है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, कुछ सालों पहले जो हमारा ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वो अलग हो गया यूरोपीय संघ से। तो ये घटना कहीं ना कहीं बता रही है कि यूरोपीय देश अभी भी मिलके काम कर नहीं पा रहे हैं, और एक बार फिर से जो यूरोपीय देश है उनमें राष्ट्रवाद आ रहा है। राष्ट्रवाद का क्या मतलब है कि हर देश, हर राष्ट्र अपने विकास के बारे में सोच रहा है। पहले ये पूरे यूरोपीय संघ के विकास के बारे में सोचा जा रहा था, मल्टीलैटरलिज्म थी। अब क्या दिखाई दे रहा है कि हर राष्ट्र अपने बारे में सोच रहा है। इसीलिए अभी अभी जो यूरोपियन यूनियन है उससे ब्रिटेन अलग हो गया। और अभी देखिए, इस तरह की कुछ बातें स्विट्जरलैंड में भी हुई थी कि स्विट्जरलैंड में जो यूरोप के बाहरी देशों से लोग आते हैं, प्रवासी आते हैं, उन पे कुछ रोक लगाने वगैरह को लेकर जनमत हुआ था। हालांकि वो सफल नहीं हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रही हैं कि किस तरह से जो विश्व के देश हैं वो अपने अपने हित की ओर जा रहे हैं। इसी तरह से देखिए, यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं वो चुन के ही इसी बात पे आए थे, जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो इसी बात पे चुन के आए थे कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति लेकर चलते हैं। यानी कि वो अमेरिका को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और वो तो दूसरे देशों से भी कहते हैं कि आप अपने देशों को पहले रख के चलिए। चाइना देखिए क्या है, चाइना इस समय ये जो मल्टीलैटरलिज्म का कह लीजिए स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहे हैं, जो ये अलग अलग देश जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे मल्टीलैटरलिज्म में, बहुपक्षीय संवाद में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश थे, क्योंकि अब उनमें से कुछ महत्वपूर्ण देश पीछे हट रहे हैं, तो उनका स्थान चीन लेकर और विश्व में एक अपनी कह लीजिए मुख्य भूमिका में आना चाहता है। चीन अपने को एक तरह से विश्व में प्रमुख देश के रूप में स्थापित करना चाहता है। लेकिन जो चीन है वो विस्तारवादी देश है। चीन के साथ समस्या ये है कि वो भले ही मल्टीलैटरलिज्म की बात करे, लेकिन वो एक तरह से चाइना फर्स्ट की ही नीति उसके अंदर छुपी हुई है कहीं ना कहीं। उसके जो बेल्ट और रोड जैसे इनिशिएटिव है या अन्य अलग अलग जो इनिशिएटिव है,
उन सबका उद्देश्य चीन का प्रभाव स्थापित करना है, वो विश्व के कोई कॉमन गोल्स को लेके नहीं चल रहा है। इसी तरह से देखिए यूरोपियन यूनियन और यूएस ने जो अभी अभी रूस के ऊपर, रशिया के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, तो इससे क्या हुआ है, चीन के ज्यादा पास में चला गया है रूस। तो अब क्या हो गया है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, यानी कि जो सुरक्षा परिषद है, उसमें रशिया और चीन एक तरफ ध्रुव बन गए हैं, और ये जो हमारे फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका है, इनका दूसरा ध्रुव बन गया है। तो इस तरह से अब दो ध्रुवों पे काम हो रहा है, दो पॉइंट्स बन गए हैं। एक तरफ रशिया और चाइना रहते हैं और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और इंग्लैंड रहते हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है, इनके बीच में लगातार टकराव की वजह से कोई भी काम यूनाइटेड नेशन का सही से नहीं हो पा रहा है। ये कभी आपस में एक मुद्दे पे राजी नहीं हो पाते हैं। फिर देखिए अभी इश्यूज क्या हैं, इस समय के इश्यूज क्या हैं। देखिए जो अभी आपकी ये 75वीं बैठक हुई, इसमें क्या क्या बातें हुई, इसे हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने कहा कि ये चाइना की वजह से हुआ है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी फैल गई। उनका कहना है कि चाइना अगर समय पे सही से कदम उठाता, इसकी जानकारियों को ना छुपाता, तो ये जो महामारी है उसको चाइना के अंदर ही खत्म किया जा सकता था, विश्व में इस तरह से नहीं फैलती। वहीं पे जो प्रेसिडेंट वी हैं, यानी कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ये विश्व की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ये सभी की जिम्मेदारी है विश्व की, और पूरे विश्व को साथ मिलकर कोविड से लड़ना होगा। वहीं पे देखिए जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है, यानी कि ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि अब जबकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पीछे हट रहा है, वो धीरे धीरे अपनी भूमिका को विश्व में कम कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, अलग अलग देशों में चीन की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने एक और प्रॉब्लम को विश्व के सामने लाए, वो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो टर्की है वो सीरिया में, लीबिया में और जो मेडिटेरियन सी का पूर्वी भाग है वहां पर किस तरह से इंटरनेशनल जो नियम कानून है, अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, और किस तरह से लगातार वहां पे हस्तक्षेप कर रहा है सीरिया, लीबिया, ईस्टर्न मेडिटेरियन, इन सारे क्षेत्रों में। जो देखिए टर्की के प्रेसिडेंट है रेसेप ताइयप, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कश्मीर के इशू को उठाया है, यानी कि टर्की के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का इशू उठाया गया है। अब जाहिर सी बात है, टर्की का मत उतना ज्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि टर्की जो है यूनाइटेड जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पद पे पहुंचना चाहता है। तो ये किस तरह से सिलेक्शन वगैरह होते हैं कभी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन खैर इतना हम लोग याद रख सकते हैं कि जो टर्की है उसने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ मुख्य बाधाएं कौन सी हैं जिनका सामना संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 40 पॉलिटिकल मिशन चल रहे हैं, जिसमें वो पीस कीपिंग की कोशिश करता है, यानी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जो अलग अलग ऑपरेशन चला रहा है, उसमें 95,000 से ज्यादा सैनिक, पुलिसकर्मी और सिविल कर्मी वगैरह सम्मिलित हैं। तो इतने बड़े जो देखिए, इतना बड़ा जो ये महकमा है, या कह लीजिए ये इतने बड़े संख्या में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अब इसके लिए इन्हें कुछ फाइनेंशियल सहायताएं चाहिए होती हैं, यानी कि इनको वित्तीय सहायताएं चाहिए होंगी। तो अब ये वित्तीय सहायताएं जो है यूनाइटेड नेशन के पास कम आ पाती हैं, यानी जितना यूनाइटेड नेशन को, जितना संयुक्त राष्ट्र संघ को वित्तीय सहायता चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अधिकतर ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ को वित्तीय सहायता मिलती है, ये देशों के मन के ऊपर आधारित है, यानी अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो जितना चाहती हैं उतना अपनी तरफ से योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ में करती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है विश्व में शांति बनाए रखना, विश्व में सुरक्षा बनाए रखना। तो इसके उद्देश्य क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छी फाइनेंशियल सहायताएं, अच्छी वित्तीय सहायताएं मिलना चाहिए। फिर देखिए जो अधिकतर विश्व के देश हैं, विश्व के जो अधिकतर लीडर हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे क्या कहा। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि जो चीन है अमेरिका से लगभग 2 गुना हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करता है, लेकिन इसके बाद भी जो अमेरिका है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि चीन हालांकि अमेरिका से 2 गुना हरित गृह गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे हालांकि अमेरिका का अलग हो गया है, लेकिन फिर भी अमेरिका अपने जो एमिशन है, जो कार्बन का उत्सर्जन है, उसमें कटौती कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने कहा कि हम तो अपने हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में या कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर रहे हैं, लेकिन चीन अभी भी हमसे 2 गुना तक अधिक उत्सर्जन कर रहा है।
वहीं पे चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन का जो ये उत्सर्जन है ये 2030 तक अपनी चरम अवस्था पे यानी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ये कम होते होते और 2060 में चीन में एक न्यूट्रलिटी की स्थिति आ जाएगी यानी एक साम्य अवस्था आ जाएगी। वहीं पे प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि फ्रांस जो है इस बारे में निश्चित है कि वो ये चाहता है कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लें। अब देखिए, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन पाकिस्तान को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एसडीजी की रैंकिंग है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य है, उसकी रैंकिंग में पाकिस्तान 134वें स्थान पे गिर गया है। यानी कि पाकिस्तान को पहले अपने जो उसके आंतरिक मामले हैं उसको ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। अंतिम रूप से देखिए, भारत ने क्या कहा है। भारत ने जाहिर सी बात है संयुक्त राष्ट्र संघ में रिफॉर्म की बात की है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात की है और विश्व को याद दिलाया एक बार फिर से कि भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपिंग के अभियान है यानी कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के अलग अलग देशों में अभियान चलाता है उसमें भारत ने कितना ज्यादा योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं भारत ने एक बार फिर से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है और जो जनरल असेंबली है इसमें दोनों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। और देखिए, इस आर्टिकल के अंतिम पैरा में या फिर अंतिम लाइन में जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर विश्व के देश मल्टीलैटरलिज्म से हट जाएंगे, विश्व के देश अगर ये एक जो बहुपक्षीय संवाद होता है देशों के बीच में उससे हट जाएंगे और अपने अपने बारे में सोचेंगे, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने की, जो अलग अलग संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने चुनौतियां हैं उनका सामना करने की संयुक्त राष्ट्र संघ की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए, एक ग्रुप हो, एक कंपनी हो जिसमें हर एम्प्लॉय अपने बारे में सोच रहा हो और कंपनी के बारे में कोई ना सोच रहा हो, तो ऐसे में वो कंपनी का जो भविष्य है ज्यादा अच्छा नहीं होगा।